हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स है और कब कब हमें वो इम्पोर्टेंट डेट्स को फॉलो करना है, कब फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि CEE एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और देखने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज़ अंकित खरे। मैं अपने यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा वो आप तक पहुंचे, और उसे शेयर इसलिए कीजिए ताकि मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास सभी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो इस वीडियो के सेगमेंट में हम BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc Ed में प्रवेश के लिए किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन ऑफ ग्रुप A BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc Ed. Question paper strategy: how to solve question very easily. Guys, this is the part of question where you can get good marks. You can solve more than 26 questions out of 30. टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के इस सेगमेंट में उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर रियल क्लासरूम जो सिचुएशंस क्रिएट होती है, अगर बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है तो टीचर इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेगा। इस सिचुएशन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को पिकअप करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज प्लीज़, जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में पढ़ाते समय आप विद्यार्थी के निम्नलिखित में से किन पक्षों पर जोर देंगे। ठीक है, वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड वुड यू ले एम्फेसिस ऑन। बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास। शुरू के जो तीनों हैं वो तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वांगीण विकास नहीं दिया होता तो हम वहाँ से कुछ पिकअप कर सकते थे फिर भी। ठीक है, लेकिन सर्वांगीण विकास में सारे विकास को समाहित किया जाता है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 22, अंतराव्यक्तिक कौशल तब ज़्यादा परिलक्षित होता है जब विद्यार्थी। इंट्रापर्सनल स्किल्स आर मोर एविडेंट व्हेन अ स्टूडेंट, मतलब क्लियरली अंडरस्टूड, बच्चे को सबसे ज़्यादा समझ में आता है। वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट विद अदर्स, वर्क्स अलॉन ऑन अ प्रोजेक्ट, competes with others in music competition, competes with others in स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि इंट्रापर्सनल स्किल्स क्या होते हैं। तो 2 टाइप के स्किल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है इस एग्ज़ाम में इंट्रापर्सनल पूछ लिया, अगले में इंटरपर्सनल पूछ ले। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी में आता है, इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक लड़का मिरर को लेकर के खड़ा हुआ है और अपने बारे में एक सेल्फ एनालिसिस कर रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस, मैनेजमेंट, ऑल दैट। ओके, पुराने क्वेश्चंस में या पुराने क्वेश्चन पेपर पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंट्रापर्सनल से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इंटरपर्सनल स्किल भी देख लेते हैं।
इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कैसा रिलेशन है, बॉन्डिंग बिटवीन टू पर्सन, ये आता है इंटरपर्सनल स्किल्स में। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल स्किल्स आर मोर एविडेंट व्हेन अ स्टूडेंट works on a project with others, works alone on a project, competes with others in music competition, competes with other in sports। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में जब वो काम करता है तो सबसे ज़्यादा उसके इंट्रापर्सनल स्किल्स पे काम हो रहा होता है। तो सबसे सही आंसर होगा अकेले ही परियोजना पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following is most effective in influencing the group behavior? समूह व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? ऑप्शंस को देखिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल, दूसरा अंतरावैयक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, बौद्धिक कौशल। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में तो सभी आ जाते हैं, इंट्रापर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी। ठीक है, तो समूह व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होगा? वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राइट टू एजुकेशन इज एन एक्ट, एन आर्टिकल, अ बिल, एन अमेंडमेंट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है एक अधिनियम, एक अनुच्छेद, एक विधेयक, एक संशोधन। तो हम सभी लोगों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है और ये 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया है कि 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और ये उनका अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया वर फर्स्ट ऑफर्ड बाय ओपन यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एनसीटीई, एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनसीईआरटी। सबसे पहले किसने ऑफर किया था? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी ने। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 11 इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। 11 नवंबर इनकी स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जो कि हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहर नवोदय विद्यालयस वर एस्टैब्लिश्ड टू कैटर टू द। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना इनको शिक्षण देने के लिए की गई। प्रतिभावान ग्रामीण विद्यार्थी, कमज़ोर वर्ग के शहरी विद्यार्थी, समाज के कमज़ोर वर्ग को, बुद्धिमान शहरी विद्यार्थी को। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही आंसर होगा प्रतिभावान ग्रामीण विद्यार्थी, टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स के लिए। ओके गाइज, तो अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एनसीटीई का फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई, नेशनल कमिटी फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एंड एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर टीचर्स एडुकेटर्स। तो इसका सही आंसर होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। Okay, next question. As a teacher, how will you
assess the performance of a visually challenged child in school subjects. एक विशेष अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रबंधन से कहूँगा सभी मूल्यांकन में किसी निचली कक्षा के विद्यार्थी को बच्चे की सहायता के लिए कहूँगा, जो कुछ ब्रेल लिपि में बच्चे ने लिखा है उसे पढ़ने के लिए कहूँगा, सभी मूल्यांकन से बच्चे को छूट देने के लिए स्कूल से निवेदन करूँगा। तो गाइज़, हम ये भी नहीं कर सकते कि किसी स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया जाए या फिर दूसरा किसी निचली कक्षा के विद्यार्थी को ला करके और उस बच्चे की सहायता करने के लिए कहें। थर्ड ऑप्शन है जो कुछ भी ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है तो बच्चे को पढ़ने के लिए कहेंगे, ठीक है। और फोर्थ है सभी मूल्यांकन में बच्चे को छूट देने के लिए स्कूल से निवेदन करेंगे। तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि उनके लिए जो ब्रेल लिपि बनी है ना, उसको पढ़ने के लिए बच्चों को कहा जाएगा और असेसमेंट हो जाएगा। तो थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर आर डोमिनेंट एंड स्ट्रिक्ट, assertiveness and decisiveness, loving and caring, patient and strict। एक नायक के प्रमुख गुण हैं वर्चस्ववादी एवं कठोरता, दृढ़ता एवं निर्णय क्षमता, स्नेह एवं ध्यान रखने वाला, धैर्यवान एवं कठोर। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन समझ में आ रहा है दृढ़ता एवं निर्णय क्षमता, कि अपनी बातों में वो अडिग रहे और उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, वेगवर्धक कार्यक्रम ऐसे सीखने वालों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कम सफलता वाले विद्यार्थियों के लिए, दूसरा मंद बुद्धि बच्चों के लिए, थर्ड प्रतिभावान बच्चों के लिए, फोर्थ अप समायोजित बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड प्रतिभावान बच्चों के लिए, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो यूजुअली किसी पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग उनका जो नॉलेज लेवल रहता है, ठीक है, या गेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, तो उन बच्चों के लिए एक्सीलरेटेड प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, एक विषय को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका वांछनीय नहीं है, मतलब कि इफ़ेक्टिव नहीं है। विषय सामग्री को स्मरण करना, मतलब मेमोराइजिंग करना। सेकंड, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। थर्ड, विषय ज्ञान को अन्य स्थितियों में लागू करना, एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टू अदर सिचुएशंस, ठीक है। फोर्थ, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग टू कंटेंट, विषय वस्तु को सार्थक बनाना। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है विषय सामग्री को स्मरण करना, मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, है ना, तो ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सक्रिय रूप से सीखने की विधि है। एन एक्टिव लर्निंग मैथड इज लिसनिंग, सुनना, रीडिंग, पढ़ना, वॉचिंग, अवलोकन, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, गहन विचार मंथन। तो मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा गहन विचार मंथन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। हु कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सफुल टीचर, है ना, संसाधन से परिपूर्ण अध्यापक कह सकते हैं। वन हु कैटर्स to the differential needs of the learners, a creative teacher, one who has mastery over content, one who gives project on local resources, है ना। किसको हम संसाधनशील, संसाधन से परिपूर्ण टीचर कह सकते हैं। सीखने वालों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना, सृजनशील अध्यापक, विषय पर प्रभुत्व रखने वाला, स्थानीय संसाधनों पर आधारित परियोजनाओं को देने वाला। गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो होगा सृजनशील अध्यापक, ऑप्शन नंबर 2।
Question number 35. A student performs poorly on a test and stops participating in the class discussions. As a teacher, how do you react to this? आप लोग अपने स्कूल के टाइम को याद कीजिए कि अगर आपने क्लास में कुछ कम नंबर लाया है या फेल हो गए हैं या बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में टीचर्स आपके साथ किस तरीके का बिहेव करते थे और आपको क्या लगता था कि टीचर को क्या करना चाहिए जब आपने अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खो दिया है, ठीक है। ब्लेम द स्टूडेंट फॉर हर फेल्यूर, आस्क द पेरेंट्स टू अरेंज फॉर ट्यूशन। थर्ड, डिस्कस with the child about her performance. Ask her not to worry much. बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा कि स्कूल में टीचर्स जो थे, मोस्ट ऑफ द स्कूल जहाँ पर टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ ट्यूशन आइए, वहाँ पे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उसकी असफलता के लिए छात्रा को जिम्मेदार ठहराऊंगा, उसके माता पिता को उसे ट्यूशन दिलाने के लिए सलाह दूंगा, उस बालिका से उसके कार्य प्रदर्शन पर चर्चा करूंगा, बालिका से कहूंगा कि इस पर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते हैं तो ये मेरे हिसाब से तो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि किसी की असफलता के लिए या किसी को ब्लेम करना बहुत ही ईजी काम है, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ तो नहीं जा रहे। उसके बाद उसके माता पिता को उसे ट्यूशन दिलाने की सलाह दूंगा, बिल्कुल नहीं। जब वो स्कूल आ रही है तो उसके ट्यूशन के लिए क्यों, अगर उसके माता पिता बोलते हैं या फिर वो बोलती है तो अच्छी बात है, या जो भी हो, ठीक है। तो सेकंड के साथ भी नहीं जा रहे। उस बालिका से उसके कार्य प्रदर्शन पर चर्चा करूँगा, बालिका से कहूँगा कि इस पर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बच्ची फिर से वही कर सकती है या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज़ अ अप्रोप्रिएट आंसर। उस बालिका से उसके कार्य प्रदर्शन पर चर्चा करूँगा, ठीक है, कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ राइट आंसर। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? अगर सचमुच आपको अच्छा लगा और आपको लगता है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे जाइए, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को या परिचितों को शेयर कीजिए। शेयर करने से वो आपको थैंक यू कहेगा और हो सकता है आपके साथ साथ वो भी सिलेक्ट हो जाए। इससे जो मेरा मोटिव है वीडियोस को बनाने का पूरा हो जाए और कहीं ना कहीं इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। गाइज, एक बात और, कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरीज से रिलेटेड मैसेज भी आप कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।